एक जगह पर आयरिस, इलाई और पैट्रिक के सामने आ जाती है, लेकिन वह किसी तरह एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। इस दौरान इलाई और पैट्रिक अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं। इलाई वास्तव में पैट्रिक से प्यार करता था और इसी भावना में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी अचानक इलाई को आभास होता है कि आयरिस पेड़ के पीछे छिपी हुई है, जिससे वह तुरंत उसकी ओर गोली चलाने लगता है और किसी तरह इलाई आयरिस को पकड़ लेता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। इसी हाथापाई में गोली चल जाती है और यह गोली इलाई को ही लग जाती है। अब सवाल ये उठता है कि गोली लगने के बाद क्या होगा, क्या वह मर जाएगा? इतने में वहां कैट और जॉस भी पहुंच जाते हैं। आयरिस उन्हें देखकर तुरंत केबिन की ओर भागती है और वह सीधे जाकर जॉस की कार में बैठ जाती है और तब तक जॉस भी उसके पीछे पहुंच जाता है, लेकिन आयरिस खुद को कार में लॉक कर लेती है। आयरिस का एक प्लान था कि उसकी वॉइस कमांड से कार स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कार को चालू करने के लिए जॉस की ही आवाज जरूरी थी और फिर जॉस एक पत्थर उठाकर कार की खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस अपनी बुद्धि का उपयोग करती है और अपनी आवाज को जॉस की आवाज में चेंज कर लेती है और अब कार स्टार्ट हो जाती है। इसी भगदड़ में जॉस के हाथ और पैर घायल हो जाते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद कार बंद हो जाती है। उधर केबिन से जॉस आयरिस को कॉल करता है और उसे मानसिक रूप से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वह उसे बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब आयरिस समझदार हो चुकी थी। इस बार वह जॉस की चाल में नहीं फंसती और उसकी जगह उस पर ब्रेकअप करने का फैसला कर लेती है। जॉस वापस जंगल में जाता है और अब पैट्रिक को रीसेट करके उसे अपना नया साथी कंपेनियन बना लेता है और वह पैट्रिक को ऑर्डर देता है कि आयरिस को खोजकर उसे वापस लाया जाए। लेकिन यहाँ जॉस एक और खतरनाक कदम उठाता है। वह पैट्रिक के आक्रामकता स्तर यानी अग्रेशन लेवल को 100% तक बढ़ा देता है। इससे यह कंफर्म हो जाता है कि अब पैट्रिक बहुत बड़ा उत्पात मचाने वाला था। इसी बीच आयरिस खुद को कार से बाहर निकालने के लिए मेहनत कर रही थी। तभी एक पुलिस अधिकारी शरीफ उसे देख लेता है, क्योंकि आयरिस किसी तरह कार की खिड़की तोड़कर बाहर आ जाती है, लेकिन अधिकारी उसे रोककर पूछताछ करने लगता है। समस्या यह थी कि आयरिस कभी झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए वह अपनी भाषा को जर्मन में बदल लेती है, जिससे अधिकारी को कुछ भी समझ नहीं आता। अब आयरिस सच्चाई बोल भी रही थी, लेकिन सामने वाले को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। हालांकि पुलिस अधिकारी को कुछ अजीब सा लगने लगता है। तभी वह कार के अंदर झांक कर देखता है और उसे वहां खून से सना चाकू दिखाई देता है। इससे उसे शक हो जाता है कि आयरिस किसी बड़ी वारदात में शामिल है और वह उसे हथकड़ी लगाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से पैट्रिक वहां पर आ जाता है। पैट्रिक सीधे अधिकारी से भिड़ जाता है और थोड़ी ही देर में उसे मार डालता है। इसी अवसर का लाभ उठाकर आयरिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक उसके कंट्रोल सिस्टम में बदलाव करके उसे केबिन वापस ले आता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है जिसमें कैट और जॉस ये देखकर दंग रह जाते हैं कि पैट्रिक ने शरीफ को मार दिया है। अब वे आयरिस को सोफे पर बैठा देते हैं। अब यहाँ की स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी, क्योंकि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब इस सबसे परेशान होकर कैट एक सूटकेस में सड़क का आधा पैसा भरकर घर से निकलने लगती है। जाते जाते वह जॉस से यह कहती है कि सड़क किसी एक का पति और किसी दूसरे का बॉयफ्रेंड तो था, लेकिन वह कोई गैर कानूनी काम नहीं करता था। वह एक नॉर्मल आदमी था, लेकिन जॉस उसे गलत नजर से देखता था और कैट ने इसी चीज का लाभ उठाया और जॉस को इस प्लान में फंसा लिया। वैसे वास्तव में सबसे बड़ा खेल तो कैट ने ही खेला। जॉस इस सबसे दुखी था और वह कैट को रोकना चाहता था, लेकिन कैट साफ साफ कहती है कि वह कोई रोबोट नहीं है जिसे जॉस कंट्रोल कर सके। ऐसा सुनकर जॉस को गुस्सा आ जाता है और वह पैट्रिक को ऑर्डर देता है कि वह कैट को रोके। जैसा कि हमें पहले से पता है कि पैट्रिक के अंदर नुकसान पहुंचाने ताकत बहुत अधिक हो चुकी थी और इसी वजह से वह कैट के ऊपर इस प्रकार हमला कर देता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी में केवल जॉस ही बचा था। जॉस आयरिस को तैयार करवाकर उसे अपने सामने डिनर टेबल पर बैठाता है। फिर यहाँ दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। जॉस का मानना था कि आयरिस की वजह से ही केबिन में सभी लोगों की मौत हुई, जबकि आयरिस उसे रियलिटी का आईना दिखाते हुए कहती है कि जो कुछ हुआ वह जॉस की लालच के कारण हुआ है और वह ऐसा प्रूव करती है कि जॉस एक बहुत ही अकेला और स्वार्थी आदमी है। आयरिस की ये बात सुनकर जॉस गुस्सा हो जाता है और उसकी इंटेलिजेंस पावर को बेकार मानने लगता है। जॉस को यह सहन नहीं होता कि एक रोबोट उससे अधिक चतुर निकले और उसे परखने लगे। गुस्से में आकर वह आयरिस के हाथ को जला देता है और उसे खुद नष्ट करने का आदेश देता है। हालांकि आयरिस दर्द में थी, लेकिन उसमें कोई फीलिंग नहीं थी जिससे उसे दर्द महसूस हो सके, इसलिए वह अपने सिर पर हमला करके खुद को बंद कर देती है। इसके बाद जॉस आयरिस को बनाने वालों को केबिन में बुलाता है और एक षड्यंत्र रचता है। वह ऐसा माहौल तैयार करता है जिससे यह महसूस हो कि कैट, सड़क और इलाई की मौत के लिए आयरिस ही जिम्मेदार है और वह पैट्रिक को पुलिस की वर्दी पहनाकर यह दिखाता है कि उसने सब कुछ पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है। जब रोबोट बनाने वाले आते हैं तो उन्हें पैट्रिक का चेहरा जाना पहचाना लगता है, लेकिन जॉस चालाकी से उन्हें अपने साइड में कर लेता है। जाने से पहले डेवलपर्स बताते हैं कि आयरिस के उदर यानी स्टमक में एक कैमरा लगा है जहां उसका सारा डाटा इकट्ठा होता है। वे यह भी कहते हैं कि वे लैब में जाकर उस डाटा को दोबारा से रिकवर करेंगे और उसमें आई किसी भी गड़बड़ी के बारे में रिसर्च करेंगे। इसका मतलब ये था कि सच्चाई
जल्द ही सामने आने वाली थी और जॉस अब बुरी तरह फंसने वाला था। इसके बाद डेवलपर्स लोग आयरिस के बंद शरीर को अपने ट्रक में लोड करते हैं और केबिन से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी पैट्रिक उनके सामने आ जाता है। आखिरी पल में एक डेवलपर को याद आता है कि पैट्रिक भी उनकी ही कंपनी का रोबोट है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पैट्रिक एक डेवलपर की हत्या कर देता है। इसी दौरान ट्रक में रखी आयरिस की रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और वह धीरे धीरे दोबारा से एक्टिव होने लगती है। फिर वह ट्रक से निकलकर भाग जाती है। दूसरी ओर पैट्रिक अब दूसरे डेवलपर टेडी के पीछे पड़ जाता है। टेडी को रास्ते में कई डेड बॉडी मिलती है, लेकिन तभी पैट्रिक उसे पकड़ लेता है। तभी पीछे से आयरिस टेजर गन से पैट्रिक पर हमला कर देती है, लेकिन एक रोबोट दूसरे रोबोट को नष्ट नहीं कर सकता था। ऐसे में आयरिस पैट्रिक को याद दिलाती है कि जॉस उसे प्यार नहीं करता, बल्कि केवल उसका बेकार चीजों के लिए यूज कर रहा है। फिर आयरिस पैट्रिक को इलाई के बारे में याद दिलाती है कि कैसे इलाई उससे सच्चा प्यार करता था। ये सब सुनकर पैट्रिक भी अपनी पुरानी यादों को दोबारा रिकवर कर लेता है। वास्तव में जब वह पास्ट में इलाई के मरे हुए शरीर को देखता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। एक रोबोट होने के बावजूद वह टेजर गन का उपयोग करके खुद को नष्ट कर लेता है। इस प्रकार यहाँ पर पैट्रिक रोबोट की कहानी समाप्त हो जाती है, जबकि टेडी बच जाता है। ऐसे में आयरिश उससे सहायता मांगती है। इसी समय केबिन में जॉस सड़क के धन को लूटने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन तभी उसे सामने आयरिश दिखाई देती है। आयरिश ये आभास दिलाती है कि टेडी ने उसके सिस्टम और प्रोग्रामिंग में सुधार करके उसमें खुद कंट्रोल करने की क्षमता पैदा कर दी है। इसका अर्थ यह है कि अब आयरिश पर कोई भी आदमी कंट्रोल नहीं रख सकता था, यहाँ तक कि जॉस भी नहीं। फिर आयरिश जॉस को बंदूक की नोक पर रखकर उसे डराती है, लेकिन जॉस कई प्रकार से बहला फुसला कर उसकी बंदूक छीन लेता है। उसके बाद वह आयरिश को चोट पहुंचाने लगता है, जिससे यह पता चलता है कि जॉस का अहंकार अब भी नहीं टूटा। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब जॉस खुद को आयरिश पर थोपते हुए कहता है कि आयरिश ही उसका सब कुछ है। इस पर आयरिश जवाब देती है कि जॉस ही उसका सब कुछ है, लेकिन आखिरी पल में आयरिश के हाथ एक कॉर्क स्क्रू ओपनर लग जाता है, जिससे वह सीधे जॉस के ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जॉस के दिमाग की नसें फट चुकी हैं और उसकी एक आंख पूरी सफेद हो जाती है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि आयरिश ने उसे खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जॉस एक इंसान ही था। अगली सुबह आयरिश वही मोनोलॉग दोहराती है जो उसने कहानी के शुरुआत में दिया था। वह अपने जले हुए हाथ की स्किन को हटाकर यह मान लेती है कि वह वास्तव में एक रोबोट है। फिर वह तैयार होकर सड़क का सारा धन लेकर केबिन से निकल पड़ती है और हमें यह समझ आता है कि अब से वह अपने जीवन को अपने नियमों के अनुसार ही जिएगी और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।